हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारा दूसरे चैप्टर का दूसरा हमारा लेक्चर होगा, वो है हमारा वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है उस बारे में हम सीखेंगे कि वेक्टर्स जो है हमारे पास ऐड करने की हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं। उसमें से आज जो है पहला तरीका जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका क्या है, तो आइए हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला तरीका आपके पास है ग्राफिकली मेथड। ठीक है, ग्राफिकली मेथड होता है। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, यानी कि ग्राफिकली मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन या ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा है, वो क्या है हमारे पास दूसरा, हमारे पास एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक, क्या होता है, एनालिटिकल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड क्या है वेक्टर को ऐड करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट क्या है, ग्राफिकली मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए ग्राफिकली मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के हमारे पास उसको हेडिंग देते हैं, ग्राफिकली मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ग्राफिकली मेथड के बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। पहला क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है हमारे पास दूसरा लॉ। तीसरा लॉ इसका क्या है हमारे पास, तीसरा लॉ हमारे पास है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये तीसरा लॉ है। हम वन बाय वन सारों को डिस्कस करेंगे, विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये बाद में आपसे कहना भूल गया था कि पिछले साल के जो आपके पास इससे पहले जितने भी आपके पास एमसीक्यूज आए ईटा लेवल के, एनएमडीकेट लेवल के, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको थॉरली अगर आखिर तक देखते हैं तो आपके पास एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम, हमारे पास जो पहला टारगेट है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, आइए, क्या है हमारा पहला, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम देखते हैं। क्या पहला पार्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर इसके बाद कोई एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, पहले क्या है, ये क्या कहता है आपके पास, इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented by two sides of ठीक है, if two vector represented by, ठीक है, if two vectors can be represented by, या लिखो इसका दूसरा तरतीब भी है। ठीक है, वो लिखते हैं, if two vector can be represented both magnitude can be represented both magnitude and direction। ठीक है, can be represented both magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then their resultant, ठीक है, then their resultant represented, उनका जो रिजल्टेंट होगा उसको represented completely, then they are represented completely both magnitude and direction by
बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा, अपोजिट ऑर्डर पर है सेम है, ठीक। अब फिर पर है आसान है बहुत, इससे बिल्कुल घबराना नहीं, आपने डरना नहीं है। अब ये क्या है, देखें, इसको समझने से पहले हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। इस पे आपके पास फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। फोर्स कैसे लग रही है आपके पास, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है। एक फोर्स ए है, एक वेक्टर ए है जो कि यानी कि फोर्स ए है, मान ले ये आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है। एक बी है जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अब ये दो फोर्सेस हैं, इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है बॉडी के। तो अपने बॉडी ने दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन में तो नहीं जाना होता, यानी कि बॉडी या ए या बी, इन दोनों में किसी एक में भी नहीं जाएगी, या दोनों की डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब जो फोर्स है ओवरऑल क्या करेगी, इनके बीच में मूव करेगी, तो इनका कोई एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट ये आपके पास है, ये ट्रायंगल लॉ है, वो क्या कहता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। वो कहता है कि अगर आपके पास दो क्या हों, दो वेक्टर हों और वो रिप्रेजेंट कर रहे हों ट्रायंगल के दो साइड्स को। अब ये दो वेक्टर हैं, ये ट्रायंगल के तीन साइडें होती है, तीन साइडों में से दो साइडें ये पूरी हो रही हैं, मतलब दो साइडें रिप्रेजेंट कर रही है ये। तीसरी साइड में अगर इस तरह करूँ तो तीसरी साइड बन जाएगी। तो अब इस तरह करना तो ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब ट्रायंगल लॉ हो गया। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ कुछ और कह रहा है। वो हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि दो वेक्टर तो ये भी रिप्रेजेंट कर रही हैं दो साइड्स को, मगर आपके ये दो साइड्स जो मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज जो रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है, दो वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास दो साइडें होंगी, मगर वो कैसी होंगी, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में लेना है, सेम तरतीब से। सेम ऑर्डर में कैसे ले सकते हैं आप, देखें, सेम ऑर्डर में लेने के लिए अगर आपको किसी एक को हेड टू टेल रूल आपने पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा होगा, तो मैंने भी पढ़ाया था। तो आपके पास क्या है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे। किसी एक, पहले क्या है, किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर मानना है, इसको आप पहले वेक्टर मान लें। मान लीजिए हमारे पास पहले वेक्टर है, इसको भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसको पहला वेक्टर, इसको दूसरा वेक्टर, तो दूसरे वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग करता हूँ, ठीक है, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गई इसकी। तो ये दूसरा वेक्टर बी आ गया। तो अब अगर क्या होगा, फिर रिजल्टेंट ड्रा करना होगा। रिजल्टेंट कैसे ड्रा करना होगा, पहले अपोजिट ऑर्डर में, फिर क्या कहते हैं, देन दियर रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली। रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड और इन दोनों के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये बात याद रखें, ये और ये होना, इन दोनों का क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड साइड होगी वो ट्राइंगल की, जो रिजल्टेंट होगा आपके पास, वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और रिजल्टेंट को कैसे लेना है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है। यानी कि पहले हम क्या करते थे, हेड टू टेल, मतलब पहले आपके पास इसकी हेड के साथ दूसरी की टेल मिलाई। अब वही कहानी नहीं करनी है, रिजल्टेंट को अपोजिट ऑर्डर बिल्कुल शुरू से क्या करेंगे, अपोजिट ऑर्डर कैसे करेंगे, पहले वाले की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल और आखिर वाले की हेड के साथ रिजल्टेंट की हेड। ये आर आ गया, तो ये आर वेक्टर आ गया, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है भैया, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता है। तो आप, ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल लॉ है। तो वेक्टर रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसको भी समझते हैं। रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपके पास यहाँ, तो ये कैसे, अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी आपके पास, आप एक्स से ए से कितने उस पे हो, कितने डायरेक्शन पे, मतलब ए से कितने आप कितने दूर हो, किस एंगल ए के रिस्पेक्ट में कितना आपका एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का, वो आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए 30 डिग्री था, 30, तो ये 0 डिग्री पे भी क्या आ गया आपका, रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। और केसेस भी हो सकते हैं, अगर ये इसको पहले मान ले, बी वाले को, बी वाला नीचे था, इसको पहला वेक्टर मान ले, ठीक है, इसको पहला मान लिए, इसको दूसरा मान लिए, इसको दूसरा मान लिए, ए को, ए इस तरह था, तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। देखें, पैरेलल शिफ्टिंग करी, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपके पास ए आ गया, इसको बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट अब क्या होने वाला है, रिजल्टेंट अब होने वाला है क्या है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ से जो एंगल होगा बी के लिहाज से, जितना एंगल आपका होगा वो आपका रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, ये बात पहले भी बताइए। पैरेलल शिफ्टिंग आप कैसे कर सकते हो, कि आप पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है और उसकी यूनिट है उसको सेम रखना पड़ता है। आप अगर डायरेक्शन भी सेम रखोगे, मैग्नीट्यूड भी सेम रखोगे, तो आपके पास वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही वेक्टर सेम रहता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास क्या था,
आपके पास ट्राइंगल लॉ था। ट्राइंगल लॉ में आपके पास जो ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। ये बात देखो, इन दोनों के सम जो होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर यहाँ पे आपके पास एंगल जो आपके पास होगा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, ठीक है। बी के लिहाज से या आपके पास ए के लिहाज से जो एंगल होगा, ठीक है, यहाँ बी के लिहाज से हो रहा था, यहाँ ए के लिहाज से, तो जो एंगल होगा आपका क्या होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वही। तो रिजल्टेंट के अंदर ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर न्यूमेरिकल करनी होगी ना, तो तब आपके पास ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी हो, फिर आप ए और बी के लिहाज से देखोगे, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालने होंगे तो इन दोनों को आप देख लेंगे, ए और बी वेक्टर्स को, ठीक है। तो अब हम जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि ट्राइंगल लॉ से रिलेटेड जो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए, ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है। कंसेप्ट वाइज चलेंगे आपके साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आपके पास इसका फ़ायदा बेनिफिट ये होगा कि आप इस कंसेप्ट को लेकर आप बाकी जो आपके पास कोई एमसीक्यूज़ बुक आपके पास होगी उनके क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उनके क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 1-2-3 न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास क्या होगा, ट्राइंगल लॉ पूरी तरह कंसेप्ट इसका बन जाएगा। पहला है आपके पास, पूरी इंग्लिश लिख दूँ, ठीक है, चलो मेरे पास दूसरा वाला बोर्ड नहीं है, ठीक है, इससे ही कर देते हैं। साइकिलिस्ट मूव चला ए डिस्टेंस 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड देन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, क्या कहता है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा। ये 2005 में आया हुआ है आपके पास, ठीक है। इसके ऑप्शन है आपके पास है 3 किलोमीटर दूर गया हुआ है, ये बताओ। दूसरा है 5 किलोमीटर दूर गया है, ये बताओ। तीसरा है आपके पास 7 किलोमीटर है या फिर 9 किलोमीटर है, ठीक है, ये बताना है कितना किलोमीटर गया होगा। पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो गए। नॉर्थ है, किस तरह जा रहा है, ईस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। ईस्ट किस तरफ होता है, आपको पता है, एक्स वाई प्लेन, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। ईस्ट की तरफ चला है मतलब कुछ इस डायरेक्शन में गया है आपके पास, इसके ऊपर ही बना लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में मान लीजिए 4 किलोमीटर आप ड्रा कर लेना, ठीक है। अब उस तरह स्केल नहीं, मेरे पास अंदाजे से कर रहा हूँ, 4 किलोमीटर, ये तो कम ज़्यादा रखेंगे। 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है और देन 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला है। 3 किलोमीटर नॉर्थ मान ले, इतना सा है हमारे पास, ये 3 किलोमीटर है मान लिए, ये 3 किलोमीटर किस तरफ चला है, नॉर्थ की तरफ। अब आप क्या करोगे, हाउ फार इज़ ही हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना दूर होगा ये, तो आप इसकी पैरेलल शिफ्ट करेंगे इस 3 किलोमीटर की, ताकि आप हेड टू टेल रूल जाता है कि ट्राइंगल लॉ लगा सके। 2 साइडें बनाएंगे सेम आर्डर में और एक साइड जो है अपोजिट आर्डर में ड्रा करेंगे, ये बात याद रखें। ये सेम आर्डर में तो नहीं है, सेम आर्डर में करने के लिए इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करी, ये पैरेलल शिफ्टिंग हुई हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर अपोजिट आर्डर में एक आप थर्ड साइड लोगे, वो क्या होगी, पहले की टेल के साथ और आखिर की हेड के साथ कर दिए, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। अगर आपको ये चाहिए तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं आप इसका रिजल्टेंट, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपके पास कितने होने वाला है रिजल्टेंट, अगर आप देखें क्या होगा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 क्या होगा, 16 प्लस 9, तो ये आपके पास हो जाएगा ओवरऑल 25, तो 25 का स्क्वायर लोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 5 मीटर,
ये आपके पास आया 5 किलोमीटर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंपल एमसीक्यूज था, ऐसा लॉजिक था ही नहीं इसमें। अब हम यही चीज़ हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ रखी थी, तो हम यहाँ अप्लाई करना सीख गए। ठीक है, तो अब एक और एमसीक्यूज लेते हैं ताकि हमारा और कंसेप्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बोर्ड में इतनी जगह नहीं है। ठीक है, बड़ा बड़ा करके लिखूँगा ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, अगर छोटा छोटा करके लिखता तो मैं एक ही बोर्ड में 3-4 एमसीक्यूज कर डालता, 3 कर देता। तो अब बड़ा करूँ तो आपको नज़र भी आए। ठीक है, मेरा कैमरा भी उस तरह अच्छा नहीं है। तो आपके पास क्या है, दूसरा है आपके पास टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड। क्या कहता है, ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ रखा है पहले, इससे वो घबराना नहीं। टू फोर्सेस, ये अब हम टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3.5 न्यूटन आर एंड 3.5 न्यूटन एंड 5.5 न्यूटन, 5.5 न्यूटन है। आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ दियर पॉसिबल। क्या कह रहा है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट, क्या है, कैन नॉट बी रिजल्टेंट of their possible sum is, ये भी आपके पास 2005 का है। ठीक है, आ सकते हैं एक ईयर में 2-2 एमसीक्यूज, मतलब चैप्टर वाइज आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। ये भी ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड है। क्या कहता है कि आपके पास 2 मैग्नीट्यूड है फोर्सेस के, एक का मैग्नीट्यूड ये, एक के जो एक्टिंग कर रहे हैं एक बॉडी पे, और इनमें से कौन सा इनका मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। मैंने कल कहा था ना, जब शुरू में वेक्टर्स और स्केलर्स का डिफरेंस बताते हुए, यानी कि उधर हमने देखा था पहले। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक दफ़ा करके बताऊँ, उसी तरह क्या था। ये आपके पास 4 मीटर था, ये आपके पास 3 मीटर था। ठीक है, हम इसी तरह ट्रायंगल लॉ लगा के इस तरह, ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 मीटर। तो मैंने कहा था एक दफ़ा 5 आया था। ठीक है, इस तरह करने से एक दफ़ा क्या आया था, 1 आया था, यानी कि 4 - 3 करके तो कितना आया था, 1 मीटर आया था। ठीक है, फिर और हमारे पास अगर सेम डायरेक्शन में होते तो तब क्या करते, यहाँ अपोजिट होते थे। ठीक है, एक इस तरफ होता था, एक इस तरफ। तब यहाँ अगर सेम पे होते तो 3 मीटर 4 मीटर, तो कितना होता था, 3 + 4 मीटर, यानी कि 7 मीटर। तो हमने कहा था एक रिजल्ट 1 मीटर आया, एक 7 आया, एक 5 आया। तो हमने ये बात की थी वहाँ पे कि आपके पास रिजल्टेंट जो है 1 से लेके 7 तक, इनके बीच में कुछ भी आ सकता है। और कुछ भी आ सकता है मतलब उनका आपके पास एंगल पे डिपेंड कर रहा होता है। असल में जो आपके पास रिजल्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्ट है, याद रखो, रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो इनके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा कि इनका एंगल कितना है। एंगल आप चेंज करते रहोगे तो उनमें से 1 और 7 के बीच में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 भी आ जाएगा रिजल्टेंट। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, हमने पॉसिबल रिजल्टेंट देखना है रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो हम पॉसिबल कहाँ से निकालें, एक तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आपको बताएगा कि मिनिमम कितना रिजल्टेंट आ सकता है। डिफरेंस निकालने का मकसद क्या है, मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है, और एक हम उनका ऐड करेंगे सिंपल एक ही डायरेक्शन में। तो एक दूसरा भी हमारे पास रूल है, एंगल 0 to, ये हमने पढ़ा था, थीटा जो होता है आपके पास 0 से लेके 180 तक होता है, 180 डिग्री तक। ये बात भी हम इम्पोर्टेंट नोट अबाउट वेक्टर में कहा था, ये हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके थे। 180 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये 0 डिग्री है। अच्छा, 0 डिग्री के बीच में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास 0 डिग्री में चेक करोगे तो मतलब 8 कर दोगे, दोनों के पास 7 मीटर आ गया। 180 में चेक करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि मिनिमम कितना आ सकता है, और अब उसका प्लस करके चेक करेंगे मैक्सिमम कितना आ सकता है, और दरमियान में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम डिफरेंस निकालने हैं रिजल्टेंट का, ये दोनों फोर्सेस का, 3 न्यूटन एंड 5.5 न्यूटन। तो रिजल्ट डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, जो डिफरेंस होगा जो रिजल्टेंट मिनिमम कहलाएगा। क्या होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कैसे आएगा, 5.5 न्यूटन - 3.5 न्यूटन। तो ये ओवरऑल कितना आने वाला है, रिजल्टेंट मिनिमम
आपके पास आएगा 2 न्यूटन। ऐसा ही है, रिजल्टेंट मिनिमम 2 न्यूटन आ गया। रिजल्टेंट मैक्सिमम जब देखोगे, रिजल्टेंट मैक्सिमम कैसे आएगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम दोनों को प्लस करना होगा, 5.5 न्यूटन प्लस 3.5 न्यूटन, इन दोनों को प्लस कर दोगे, आपके पास रिजल्टेंट मैक्सिमम यानी कि 3 और 5.5 करोगे तो 9 आएगा, 9 न्यूटन आएगा। तो 9 न्यूटन आ गए, मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा, 9 न्यूटन। तो आपके पास जो आपके रिजल्टेंट मिनिमम है वो आपके पास आ सकता है, रिजल्टेंट मिनिमम इज लेस देन आर इक्वल टू रिजल्टेंट इज लेस देन आर इक्वल टू रिजल्टेंट मैक्सिमम। इस बात का क्या मतलब है, आपके पास मिनिमम जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल आ सकता है, या रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, मिनिमम के इक्वल हो सकता है, या मिनिमम से ज़्यादा भी हो सकता है, या मैक्सिमम के इक्वल हो सकता है, या मैक्सिमम से लेस भी हो सकता है। तो यहाँ मिनिमम कितना है, 2 न्यूटन, ठीक है, लेस आर इक्वल टू रिजल्टेंट आप लेस आर इक्वल टू 9 न्यूटन, यानी कि 2 न्यूटन और 9 न्यूटन के बीच में कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, और इनके दरमियान में भी आ सकता है, इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं आ सकता है। तो आपके पास ये ऑप्शन आपका ठीक होगा, मतलब ऑप्शन में यही आएगा। ऑप्शन में भी आप देखोगे ना, आपके पास मुख्तलिफ रिजल्ट दिए होंगे, आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट आपके उनके रिजल्टेंट के बीच में आ सकता है। इसके ऑप्शन वैसे मैंने पहले लिखने थे, मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं आ सकता है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने बताया इनके बीच में आपके कुछ भी आ सकता है, ये बात आप याद नोट रखें। आपके पास ऑप्शन क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास है भैया, है 1.5 न्यूटन आ सकता है रिजल्टेंट, वो बताना है आ सकता है या नहीं आ सकता, वो आप बताओगे। 2.5 न्यूटन आ सकता है, ये बताओगे। 4.5 न्यूटन आ सकता है, ये बताओगे। 6.5 न्यूटन आ सकता है, ये बताओगे, ठीक है। अब 2.5 क्या है, इनके बीच में 2 और 9 के बीच में आता है। और 4.5 क्या है, 4.5 भी आपके पास क्या है, इनके बीच में आता है। 6.5 भी इनके बीच में आता है। 1.5 ऐसा है, ये 2 से भी लेस है, इसका मतलब है ये 1.5 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए आपका ये होगा, ये आपकी गलत ऑप्शन है, बाकी आपके आ सकते हैं आंसर, ठीक है। आपको वही बताना था, ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा अगला जो एमसीक्यूज है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन से रिलेटेड है। हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए और बी पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, ये 2 वेक्टर्स होते हैं। जब उसकी डायरेक्शन जो होती है वो ए या बी के रिस्पेक्ट में जो एंगल होगा वो आपका क्या होता था, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। तो उसके लिए हम एक उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आए हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम उस तरफ चलते हैं, वो क्या है हमारा अगला टास्क। अगला एमसीक्यूज है, 2 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। इसी तरह आपके जो है एमसीक्यूज होते हैं, ये बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने आपको आसान लगेंगे, ठीक है, उतने आसान लगेंगे, आप लगा सकेंगे एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट आपके पास तीसरा एमसीक्यूज है, इफ़ क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 3 न्यूटन, ठीक है, एंड इट्स वाई कंपोनेंट ठीक है, उसका y कंपोनेंट -3 न्यूटन, अच्छा, एक +3 न्यूटन एक -3, देन एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस विल बी, देन एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद क्या लिखा है, विद एक्स एक्सिस विल बी, क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास 45 डिग्री, ऑप्शन बी आपके पास है 135 डिग्री, ऑप्शन सी आपके पास है 225 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास 315 डिग्री, क्या होगा ये बताना है। अब देखें, बात को समझिए, एक्स कंपोनेंट है, मतलब एक्स एक्सिस के अलांग है, आपके पास एक वेक्टर है जो कि 3 न्यूटन का है। दूसरी बात आपके एक वाई कंपोनेंट है जो -3 न्यूटन है, ठीक है, -3 न्यूटन है, यानी कि नेगेटिव वाई है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, -3 इसका मतलब नेगेटिव है, नीचे की तरफ होगा। एंगल ऑफ रिजल्टेंट विल बी, रिजल्टेंट एंगल क्या होगा वो बताना है आपने। देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस का एक्स कंपोनेंट इस तरह होगा, इस डायरेक्शन में, मान लीजिए आपके पास 3 न्यूटन +3 न्यूटन का है, कितना है, +3 न्यूटन, ये नीचे की तरफ क्या होगा, -3 न्यूटन होगा, ठीक है, -3 न्यूटन आपके पास नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। तो आप क्या करोगे, उसी तरह पैरेलल शिफ्टिंग करोगे, ये -3 न्यूटन है तो आप पैरेलल शिफ्टिंग की, यहाँ पे आ गए,
दो साइड्स बनानी है सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर बना रहे हैं हम ट्राइंगल लॉ के मुताबिक। फिर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट ड्रा करेंगे अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, अपोजिट साइड ही आपका रिजल्टेंट होगा आर, ये -3 न्यूटन ही होगा। अच्छा, ये -3 न्यूटन। अब आपको ये एंगल अगर देखें एक्स वाई प्लेन पूरा बनाएं, आपके पास एक्स वाई प्लेन अगर बनाएं तो ये आपके पास +y होता है, ये -y होता है, ये +x होता है, ये -x होता है। तो आपके पास ओवरऑल क्या होगा, इसका एंगल, रिजल्टेंट का एंगल x एक्सिस से कितना है, तो ये एंगल होगा x एक्सिस से। आप देखोगे तो ये एंगल आपको चाहिए होगा, तो x एक्सिस से यहाँ से देखोगे ये आपके पास 90, ये आपके पास 180, ये 270, ये आपके पास 360 या 3 कुछ करें 315 हो गया। फिर आपके पास 300 से ऊपर ही जाता है, यहाँ से ऊपर एक 45 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पहले क्वाड्रेंट में होता है तब कोई चांसेस बनते हैं। 135 ये दूसरे में होता है तब चांसेस बनते हैं। 225 ये तीसरे में होता है तब चांसेस बनते हैं। 3 में है तो 300 में तो ऑप्शन डी ठीक होगा आपका, तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, बाकी मिलते जुलते नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, जो रिजल्टेंट का एंगल होगा एक्स एक्सिस से। तो आपके पास ऑप्शन ये वाला ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। आप डायग्राम को समझे, कंसेप्ट को समझे, ट्रायंगल लॉ क्या है, उसके बाद आप हर तरह के क्वेश्चंस आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टास्क है, ये तार तंग कर रही है हमारे पास माइक की, नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है, ट्रायंगल लॉ के बाद पॉलीगन लॉ, ना पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ को समझते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आते हैं पर ज़्यादातर ट्रायंगल लॉ के ही देखें आप देखने को मिलते हैं। वो पैरेललोग्राम लॉ के भी होते हैं, जो आपके पास यही क्वेश्चन है वो सेम ही है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। आपकी बुक में एक बात कहूँ, आपकी बुक में जो आपके पास ट्रायंगल लॉ के नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे आपके एडिशन ऑफ 2 वेक्टर लिखे होंगे, ठीक है, वो एडिशन वो हेड टू टेल से दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप देखोगे एडिशन ऑफ वेक्टर करके 2 वेक्टर करके वहाँ पे ऊपर नहीं लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ लगाया हुआ है मगर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, उस तरह वही कंसेप्ट यही है, ठीक है। फिर मैनी वेक्टर्स करके दिया हुआ है, मैनी वेक्टर्स को हम पॉलीगन लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो उससे करेंगे। ये मैं यहाँ अलग नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि सबका पता आ जाए। 2 वेक्टर या 3 वेक्टर वो भी ठीक है बात है, तो मैनी वेक्टर हो तो आप पॉलीगन लॉ लगाते हैं, अगर 2 वेक्टर हो तो उनको ऐड करने के लिए आप पैरेललोग्राम भी लगा सकते हैं और ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ, अब इसके स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है, इफ 2 vectors can be represented, ठीक है, represented both magnitude and direction by, if 2 vectors can be represented both magnitude and direction by two adjacent sides of पैरेललोग्राम, इस तरह लिखते हैं, ये फैंसी स्टाइल है पैरेललोग्राम लिखने का, पैरेलल लाइन और ग्राम लिख दिया। 2 adjacent sides of पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है, डायरेक्शन एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन पॉइंट, देन क्या है, देन दियर रिजल्टेंट represented completely then they are represented completely both magnitude and direction, then they are represented completely क्या represented both magnitude and direction by diagonal of parallelogram
पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम passing through that common point, ये पैरेललोग्राम ला है, इसको भी एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। वही बात कर रहा है, दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और वेक्टर को। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हो, मान ले उसी तरह फोर्स लग रही है बॉडी पे, ठीक है, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये ए वेक्टर कह लें, ये बी वेक्टर कह लें। अब ये दो, उधर हम क्या करते थे, दो एडजेसेंट साइड्स होती थी एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे भी वहाँ पे दो हम सेम ऑर्डर में लेते थे, ठीक है, ट्रायंगल की दो साइडें बनाते थे सेम ऑर्डर में, मतलब टेल टू टेल और टेल और टेल जोड़ते थे इस तरह, फिर अपोजिट ऑर्डर में लेकर उस तरह करते थे। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट, और आपके पास पैरेललोग्राम क्या होता है, इस तरह की शेप होती है तकरीबन, ये होती है। तो ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड्स होते हैं, और ये तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज ऐसे हैं कि जो एडजेसेंट पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हो, ये एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हो। अब यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड लग रही है कि नहीं आएगी, और ये एडजेसेंट साइड एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, और ये वेक्टर दोनों एक कॉमन पॉइंट से बन रहे हैं, है कि नहीं। यही बात हो गई। क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं ये दोनों साइड्स, एडजेसेंट यहाँ से भी और यहाँ से भी निकल रही है। अच्छा, कॉमन पॉइंट जो है वहाँ से निकल रहा है, आपके पास क्या हो गया, देन दियर एक कॉमन पॉइंट से निकल रही, मतलब दो एडजेसेंट साइड्स बन गई। फिर क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें। फिर ये पैरेललोग्राम बन गया आपके पास, पैरेललोग्राम बन गए, यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग करिए, ये बी है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये ए है तो ये भी ए वेक्टर, वैसे शिफ्टिंग की हमने, ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया क्योंकि पैरेललोग्राम ला है। फिर क्या कहता है, देन दियर रिजल्टेंट कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल होगा। यानी कि डायगोनल आपके पास एक इस तरह भी हो सकता है, ये भी डायगोनल होता है, मगर ये वो डायगोनल नहीं लेना है हमने। वो पॉइंट जो कॉमन पॉइंट था दोनों वेक्टर का, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अलांग जो डायगोनल होगा उसको लेना है। इस पॉइंट के अलांग डायगोनल कौन सा हो सकता है, ये। तो ये आपके पास रिजल्टेंट को शो कर रहा होगा। ये तकरीबन मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि समझे। ये आपके पास क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा, ये आपके पास रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। वहाँ पे क्या होता था, हम अपोजिट ऑर्डर में लेके फिर उस तरह हम रिजल्टेंट ले लेते थे। यहाँ हम पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल को ले लिए, रिजल्टेंट की जगह किसको ले लिए, डायगोनल को ले लिया। तो आपके पास जैसे आप कोई एक बॉडी ले लें, एक फोर्स इस तरफ से लगा रहा है, एक इस तरफ से लगा रहा है, आपके पास बॉडी बीचों बीच में चले जाती है, तो आपके पास वो रिजल्टेंट होती है। तो यहाँ पे भी ये रिजल्टेंट क्या होगा, बीच में होगा। तो आपके पास ये क्या है, ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ है। आप वही वेक्टर लॉ, देखिए मेरी बात सुने, आपके पास जो ट्राइंगल लॉ है उसके क्वेश्चन आप पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व करते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर वही के वही आएगा। देखें अब करते हैं हम, आप उसी तरह ले लें, पैरेललोग्राम बनाने, मतलब पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड से हम, और आपके पास जो है आपके पास एक स्क्वायर की तो चार साइडें होती है उसकी, पैरेललोग्राम की भी। मान लें आपके पास एक उसी तरफ 4 मीटर आप इस तरफ चले हैं, फिर 3 मीटर ऊपर की तरफ चल गए, ठीक है, तो 3 मीटर ऊपर की तरफ चले थे। तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे इसके ऊपर। पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगेगा, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे इसकी, ताकि कॉमन पॉइंट पे मिला सकें। यहाँ पे इसने कहा हुआ है कॉमन पॉइंट एडजेसेंट एट कॉमन पॉइंट, तो आप कॉमन पॉइंट में मिलाने के लिए क्या करोगे, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कुछ इस तरह 3 मीटर होगा, आपके पास 3 मीटर बन गया। अब क्या करोगे, अब इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 3 मीटर ये बन गया, इसको अब मिटा रहे हैं, इसको भूल जाए, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए। ये अब पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे भी था, तो अब इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की थी, किसकी, इसकी यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग की, इसकी भी पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं। ये भी 4 मीटर का होता है, ये भी 4 मीटर। तो अब पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, इस कॉमन पॉइंट से एक डायगोनल बनाओगे, ये आपके पास डायगोनल बन गया, ये रिजल्टेंट आप फाइंड करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों का। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है उसी तरह, तो ये भी 3 मीटर की थी, ठीक है, ट्राइंगल बन रही है। अगर ट्राइंगल बन रही है तो आप फिर पैथागोरस लगा सकते हो यहाँ पे। तो पैथागोरस क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू, रिजल्टेंट का स्क्वायर नहीं, पैथागोरस के मुताबिक रिजल्टेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या आएगा 25, यानी कि 25 क्या होगा, ये स्क्वायर फिर लगा रहा हूँ यार,
25 क्या होगा 5 मीटर, यानी कि आपका आंसर वही आया जो आपके पास ट्राइंगल लॉ से आया था। ठीक है, ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ से क्वेश्चन भी लेंगे उससे रिलेटेड, फिर हम एक अच्छा और बेहतरीन कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कि आपके पास हमेशा a प्लस बी जो है वो a माइनस बी के इक्वल नहीं होता, ये बात भी हम समझेंगे। ठीक है, उसको समझने से पहले हम ये सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर का यानी नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये वैसे वेक्टर के टाइप्स में करना चाहिए था, तो अब वहाँ पे वीडियो ये है मसला आ रहा था, तो इस वजह से मैं अब यहाँ पे इस चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझेंगे। एक डेली लाइफ से कोई हम अपने एग्जांपल लेंगे ताकि उसका कंसेप्ट आपके जहन में बैठ जाए। तो आइए चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिर इसी पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, इसी से ही सॉल्व हो रहा होगा ऐसा कुछ। ठीक है, वो क्या है आपके पास, तो चलते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं हम, मिटा दी। क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसको समझते हैं हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या फिर नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर को समझते हैं। ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझते हैं। ठीक है, मान ले वन डायमेंशन में चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी आसान है। ये एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, यहाँ पे मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, और आपका दोस्त है। ये तीन है हम यहाँ पे, मैं आप और आपका दोस्त है। इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ में मैं हूँ और आप हैं और आपका दोस्त है। आप ए हैं मान ले। आप कुछ टाइम बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे गए आप, इसको बड़ा बड़ा करके बनाते हैं। चलो, कुछ टाइम बाद आप यहाँ पे चले, आप ए यहाँ पे गए हो, आप ए हैं, ठीक है, ए, क्योंकि अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या है, एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। आपका मेरे लिहाज से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो मान ले आप कितने गए हो, 3 मीटर आगे चले गए। फिर आपके दोस्त आपसे आगे गए, ठीक है, तो आपका दोस्त और मेरे बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान ले कितना है, आपका दोस्त बी है, ठीक है, बी दोस्त है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बी का विद रिस्पेक्ट टू ओ, वो है 5 मीटर का। अगर मैं पूछूं आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करो बिटवीन बी एंड ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, 5 मीटर माइनस 3 मीटर करोगे ना। बी का डिस्प्लेसमेंट ए के लिहाज से कितना होगा, आपसे आपका दोस्त कितना आगे गया है, अगर ये आप निकाल रहे हो तो आपको वो किसके इक्वल होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपके पास हो जाएगा 2 मीटर। तो आप इस तरह निकालोगे। इस तरह वन डायमेंशनल में आप सब्ट्रैक्ट करते हो वेक्टर्स को, वेक्टर को सिंपल इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वन डायमेंशनल में। अगर 2 डायमेंशनल में हो तो ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो इस तरह आसान नहीं है, तो वो सीखते हैं। आइए, आपके पास 2 डायमेंशनल में कैसे हो सकता है, देखें, उसी तरह हम हैं और आपका दोस्त है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ, आप हैं और आपका दोस्त है, ठीक है, यहाँ पे थे ओ पे, मैं और आप पहले थे। तो आप ऊपर की तरफ चले गए हो, कहाँ गए हो, ऊपर की तरफ, मान ले आप यहाँ पे चले गए हो ए, आप ए यहाँ पे चले गए हो, ठीक है। अब आपका क्या करना है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ मेरे लिहाज से, और आपका दोस्त किसी और डायरेक्शन में गया है, अब यहाँ आ गया आपका दोस्त, ठीक है, बी, जो कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ मेरे लिहाज से, अच्छा, मेरे लिहाज से वो जहाँ पे होगा। अब आप क्या करेंगे, देखें, अब आपको आपके लिहाज से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, बी, यानी कि बी का आपका दोस्त आपसे कितना दूर है, ये आप चेक करना चाहते हो। आपका दोस्त आपके, यानी कि आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब है, यानी कि बी जो है आपसे कितना दूर है ए से, मतलब ए से कितना दूर है, मतलब आपसे कितना दूर है, वो आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। वो अगर आप निकालना चाहते हैं फिर क्या करोगे, फिर आपको पता है ट्राइंगल में क्या होती है, एक साइड इक्वल होती है दूसरे दोनों साइड के सम के बराबर होती है, एक साइड इक्वल होती है दूसरे दो साइडों के सम के बराबर होती है। आपको मगर उसके बराबर होती है, हम इस साइड को लेते हैं, फिर इन दोनों का सम करते हैं ताकि हम सब्ट्रैक्शन को, कंसेप्ट को समझें। इसलिए अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कैसे, देखो,
इन दोनों के सम के ट्राइंगल की एक साइड जो होती है दूसरे दो साइडों की किसके बराबर होती है, सम के बराबर होती है। अब ये ट्राइंगल ला भी है एक तरह से यहाँ पे वो डिस्कस हो रहा है, ठीक है आपके पास। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल होगा इस साइड और इस साइड के डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो क्या करोगे, अब इसको इधर भेजोगे ताकि सबट्रैक्ट कर सको, ठीक है, सबट्रैक्ट का कंसेप्ट ला सको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि अगर आपको बी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, यानी कि आपका दोस्त का डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपके लिहाज से, आपका दोस्त का डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपके लिहाज से, तो क्या करोगे, इसको सबट्रैक्ट करोगे, नहीं इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे, यानी कि इसका नेगेटिव ढूंढोगे। किसका नेगेटिव, एस ओ का, यानी कि ए ओ का क्या करोगे, नेगेटिव ढूंढोगे। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। कैसे, देखें आपके पास अगर ये बात में आपसे पहले एक और कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आपको ये बात उसका और फील आएगा। वो कैसे, मान ले आपके पास एक वेक्टर ए इस तरफ है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी ऊपर की तरफ है, ठीक है, बी वेक्टर, आपको ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है। ये से क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करोगे, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे आपने क्या था, कैसे सब्ट्रैक्ट किया था, आपको अगर एस बी ए चाहिए था तो आपने कैसे किया था, 5 प्लस -3 मीटर कर दिया था, तो आपके पास क्या हो रहा था, 5 - 3 हो गया था। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ए वेक्टर प्लस माइनस के है तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। माइनस बी का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखें आपके पास बैंक में पैसे रखे हुए ना, बैंक में आपने क्या किए, पैसे रखे हुए। अगर आपके पास मान ले 5000 लिखे हुए प्लस 5000 लिखे हुए, इसका मतलब क्या है, बैंक के चेक में प्लस 5000, इसका मतलब है आप बैंक में आपको क्या करना है, 5000 रुपये देने, ठीक है। तो इसी तरह आपके -5000 लिखा हुआ है आपके चेक के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने बैंक को देना है पैसे, यानी कि आपने लोन लिया था, किसी तरह पैसे लिए थे, आपने बैंक को देना पड़ेगा इस केस में। तो आपने 5000 किसको देना है, बैंक को देना है। इस केस में बैंक ने आपको देना होता है, इसमें आपने बैंक को देना होता है। इसी तरह आपके पास अगर प्लस बी लिखा हुआ है, प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है, या उसी दूसरी तरह समझिए, अगर आप +5 मीटर लिखा हुआ है, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ लिखा हुआ है, तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, 5 मीटर ऊपर की तरफ जाओगे वेक्टर के केस में, ठीक है। सेम इसी तरह अगर -5 मीटर लिखा हुआ वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, तो इसका मतलब है 5 मीटर लिखा हुआ, आप नीचे की तरफ आओगे, 5 मीटर अपोजिट चलोगे। जिस तरह बैंक में आपने जमा कराने होते हैं ना, जब आप माइनस लिखा हो तो यहाँ आप नीचे वापस पीछे की तरफ आओगे, 5 मीटर नीचे आओगे, नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ -b लिखा हुआ है, तो इसको -b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर की बजाय आप नीचे की तरफ क्या करोगे, -b वेक्टर नीचे की तरफ आओगे। तो इन दोनों का ऐड कैसे करेंगे, देखें, ये बी ए था, इस तरह मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की, ए यहाँ पे आ गया, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग ये नीचे की तरफ है ना, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग नीचे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ ला सकते हैं, ये बी हो गया आपके पास, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग ये -b होगा, -b वेक्टर होगा पैरेलल शिफ्टिंग। फिर इनके रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरह ये रिजल्टेंट आएगा। तो ये रिजल्टेंट इक्वल होगा आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, समझ रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब सेम कहानी वहाँ पे भी है। इस कहानी का करने के फायदे मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपने माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ आप अपने दोस्त का वो निकालना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट, आप डायरेक्ट इसी तरह तो नहीं कर सकते, आप लगाना चाहते हैं, आप रूल लगाना चाहते हैं, ट्राइंगल रूल के मुताबिक निकालना चाहते हैं, नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं। तो अब ये क्या होगा, देखना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब आप इसका नेगेटिव वेक्टर माइनस नीचे की तरफ ले आओगे ना, -s विद रिस्पेक्ट टू माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ करोगे, तो माइनस क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ये क्या है, -s वेक्टर विद रिस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। आपके पास ये क्या था, या आपके पास था ये वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ है। अब आपको क्या चाहिए, आप पैरेलल शिफ्टिंग करोगे, इसी तरह इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग होगी। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करने के लिए फिर क्या करोगे, इसको
पैरेलल शिफ्टिंग करके ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, इसमें ए विद रिस्पेक्ट टू ओ होगा, ये आपके पास क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा, किसका रिजल्टेंट होगा आपके पास ए, रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं लेंगे उस तरह, यहाँ पे उनके हिसाब से लेंगे, यहाँ पे ये होगा आपके पास एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, आप बी मतलब बी का डिस्प्लेसमेंट आपके लिहाज से, बी का डिस्प्लेसमेंट आपके लिहाज से, बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये नेगेटिव होगा। अब देखो ये आपके पास है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करो, ये बन जाएगा बिल्कुल, मतलब ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट इक्वल होगा। तो 2 डायमेंशनल में आप इस तरह सब्ट्रैक्शन करते हो, आपको ये चाहिए था तो आपने इस तरह की कार्रवाई की है, सारा कुछ इस तरह करके आप उसका नेगेटिव वेक्टर मतलब रिजल्टेंट फाइंड कर दिया आपने, इस तरह नेगेटिव आप वेक्टर करते हैं। तो यहाँ पे भी नेगेटिव आप वेक्टर कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे, सेम एज इट इज़, ठीक है, यानी कि आपने उसका अपोजिट लेना, आपको प्लस बोले तो माइनस बोले तो उसका अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव लिखा हुआ इसका मतलब नीचे लेना है, ये बात याद रखो, बस इतनी सी बात है, नेगेटिव लिखा हुआ नीचे ले लेना है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वही रखना है, डायरेक्शन आपने चेंज कर देनी होती है। चलो फिर अभी एक क्वेश्चन लेते हैं इससे, ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल, किससे रिलेटेड बनेगा क्वेश्चन, पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ में भी नेगेटिव हाफ वेक्टर का एक क्वेश्चन में आता था, तो पहले इसलिए मैंने ये समझाया, उसमें एक क्वेश्चन वैसे नेगेटिव हाफ वेक्टर का जिक्र होगा तो उधर इसलिए ये टॉपिक रहता भी था, इसलिए डिस्कस किया, और अभी ये आने वाला क्वेश्चन है वहाँ पर भी नेगेटिव हाफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ होता है, इसलिए किए। क्या है क्वेश्चन, ए वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स, कितने यूनिट, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स हैं, एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट एंड सेम मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट एंड पॉइंट्स, और किसकी तरफ है, पॉइंट है, किसकी तरफ पॉइंट है, पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ, ठीक है। वाइल वेक्टर बी हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड, वाइल एक वेक्टर बी है उसका भी सेम मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, वेक्टर बी हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ड्यू साउथ, एंड पॉइंट्स ड्यू साउथ की तरफ है, ठीक है, एंड डायरेक्शन साउथ। फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड करो, फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड किसका, एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, किसकी, ऑफ नंबर 1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन, और बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन ड्यू वेस्ट, तो आपने दोनों की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है ए और बी का। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बनाई हमने ये क्वेश्चन समझने के लिए, बहुत उम्दा कंसेप्ट है, अच्छा ये वाला। आप 10 यूनिट है ड्यू किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, 10 यूनिट मान ले, ये है मैंने अपने से किया, अच्छा ये इसको 10 यूनिट मान ले, बस माननी पड़ेंगी आंखें बंद करके, ये 10 यूनिट है आपके पास, ठीक है, ये मान ले कितना है, 10 यूनिट है, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, और सेम मैग्नीट्यूड है आपके पास, एंड सेम मैग्नीट्यूड है किसकी तरफ, आपके पास एक क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की, वाइल बी है सेम मैग्नीट्यूड पॉइंट ड्यू साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ नीचे होगा, बी साउथ की तरफ दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको बी वेक्टर मान ले, इसको क्या मान ले, ए वेक्टर मान ले, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाओगे, अब ये आपके पास है तो ये कॉमन पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो आप इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे, यानी कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया एक तरह से। यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, रिजल्टेंट आ गई, ठीक है, आपके पास रिजल्टेंट आ गए, रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। क्या करोगे, अगर आपको ये चाहिए, इसकी डायरेक्शन भी चाहिए आपको, तो आप कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन आप इसके लिहाज से भी देख सकते हो, इसके लिहाज से भी देख सकते हो,
ठीक है, दोनों डायरेक्शन अल्फ़ा और बीटा कर लो, इसको दोनों को कर सकते हैं। क्या करोगे आप, रिजल्टेंट चाहिए तो आप एक 10 है, दूसरी भी 10 है, क्या होगा 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा 200 ये 100 आएगा, वो 100 आएगा, 200 हो जाएगा। चलो लिख देते हैं यार, फिर बोलेंगे डायरेक्ट कर रहा है। 100 + 100, ठीक है, तो रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा 200। तो 200 को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं 200 को, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे 200 आएगा। इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हो जी, स्क्वायर है तो कट जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, ये नज़र नहीं आता होगा ना, इधर करता हूँ, 10 बाहर आएगा, अंडर क्या रहेगा 2 रहेगा। ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इसका, किसका मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको क्या करोगे, ये पहले भी मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया होगा, तो आप उधर प्लीज़ काइंडली आप उसको मैग्नीट्यूड से शो करें। अच्छा, लाइनें लगा के ये मैग्नीट्यूड हो रहा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ गया, रिजल्टेंट का 10√2 आ गया, ठीक है, 10√2 आ गया आपके पास, वहाँ पहले भी मैंने इस तरह किया। अच्छा जी, ये मैग्नीट्यूड आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो, आप टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा क्या होता है, टेन अल्फा लगाएंगे यहाँ पे, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, एक को परपेंडिकुलर मान लो, 10 डिवाइड बाई 10 तो क्या आएगा 1, तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री का, तो ये 45 आपके पास क्या आ गया 45 और इसकी डायरेक्शन आ गई, यानी कि 45 इस तरफ है। तो हमने a + b किया, ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके लिहाज से, a वेक्टर और b वेक्टर के लिहाज से। तो जब हमने इस तरह मैग्नीट्यूड वाइज देखा, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा तो प्लस में कितना आया 10√2 आ गया, और डायरेक्शन क्या आई 45 डिग्री आ गई है, किसके लिहाज से, वेस्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आई है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मैग्नीट्यूड तो आपके पास भी आ गया, डायरेक्शन 45 डिग्री है, किस तरफ है, इसको क्या कहते हैं नॉर्थ, इसको साउथ वेस्ट कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन आ गई। अच्छा, साउथ वेस्ट, तो अब क्या करोगे, अब आप फाइंड करना चाहते हो वेस्ट की डायरेक्शन में, वेस्ट की किस तरह। अब दूसरी चीज़ लेते हैं इसमें, यही वो चीज़ें आपके पास दूसरा वाला कंसेप्ट a - b फाइंड करना चाहते हैं। अब a उसी तरह लोगे जिस तरह लिया हुआ है, -b लिखा हुआ है तो a इसी तरह आपके पास 10 यूनिट आ गई, ये a आ गया आपके पास, ये a आ गया, -b किस तरह आएगा, पहले b नीचे की तरफ था, -b है तो ऊपर की तरफ लोगे -b। तो अब इसका रिजल्टेंट उसी तरह आप पैराग्राम कंप्लीट कर दें, ये पैराग्राम हो गया, इसका रिजल्टेंट ये आ गया, तो r इक्वल हो जाएगा इस दफ़ा a का -b, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, उसी तरह r का रिजल्टेंट इक्वल टू a कितना है 10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, -10 इसका मैग्नीट्यूड -10 यूनिट होगा ना, इसलिए तो ये -10 का स्क्वायर क्या होगा प्लस कर देगा उधर, ये 100, ये -10 का स्क्वायर क्या होगा +100, तो रिजल्टेंट अब भी कितने आने वाला है, अब भी यही आएगा ना 10√2 ही आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया। अब डायरेक्शन क्या सेम है, अब ये आपके पास डायरेक्शन ये है अल्फ़ा की, अब डायरेक्शन 10 अल्फ़ा उसी तरह निकालोगे, ठीक है, कैसे 10 अल्फ़ा और 10 डिवाइड बाई 10 करोगे, 10 डिवाइड बाई 10 तो कितना आएगा 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1, तो ये आपके पास आएगा 45 डिग्री किस तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो इसका मतलब है आपके पास नोट लिखें, आपके पास नोट लिखें यहाँ पे a + b जो है वेक्टर वो नॉट इक्वल होता है a - b वेक्टर के, इक्वल नहीं होता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, a + b a - b के इक्वल नहीं होता, कैसे नहीं होता, मैग्नीट्यूड वाइज तो हमने सेम देखा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, डायरेक्शन एक की नॉर्थ वेस्ट होगी, एक की साउथ वेस्ट होगी, डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा सेम होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्शन मुख्तलिफ होने से वेक्टर चेंज होता है, इसलिए लिहाजा यहाँ पे वेक्टर क्या हो गया चेंज हो गया। अच्छा, तो अब हम तीसरा हमारे पास जो लॉ है वो हम समझते हैं, वो क्या है पॉलीगन लॉ।
पॉलीगन लॉ समझते हैं, फिर इसके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका भी, वो भी चीज़ हम समझते हैं। आप आखिर तक बने रहिएगा तो आपको समझ आएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। ऐसा बेस्ट लेक्चर होगा आपके लिए जो आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होगा पूरे पाकिस्तान पे, ठीक है। तो आप पढ़ें, आपके लिए हम यहाँ पढ़ाने के लिए आए हुए हैं और आप मेहनत करें, मेहनत करने वाले बने, ठीक है भैया। तो फिज़िक्स में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये मेरा आपका साथ वो है, क्या कहते हैं, एक वादा है, सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। तार हिल गई, पता नहीं अब क्या होने वाला है। अच्छा जी, और यार डरा देती है ना इस तरह अगर करें तो, फिर अभी आवाज़ भी आ रही कि नहीं आ रही है पता नहीं लग रहा है। अच्छा, अब क्या है, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, घंटे से ऊपर ही हो जाए ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है आपके पास, इसको समझते हैं। आपके पास, हमारे पास, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ नंबर ऑफ वेक्टर्स, क्या है, इफ़ नंबर, एनो लिखूँ, नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर का मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड number of vector represented both magnitude and direction, both magnitude and direction, ठीक है, both magnitude and direction by the open side of the open sides of polygon, then there उसका क्या होता है, then their resultant क्या होगा, then their resultant represented, उसी तरह करो यार, represented both magnitude and direction, then the resultant represented both magnitude and direction by close side of polygon। ये है आपके पास पॉलीगन लॉ। क्या कह रहा है, अगर पॉलीगन क्या होता है, मैनी साइड्स होती हैं, अगर मैनी वेक्टर्स होंगे तो मैनी वेक्टर जो है उनको सेम ऑर्डर में लेना है। ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है, क्या, पॉलीगन लॉ, या उसको हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। बहुत सारे वेक्टर होंगे, उनको जोड़ोगे a + b + c + d करके, उनका एक वेक्टर रिजल्टेंट ऐसे लोगोगे कि जिससे आपका जो है, क्या कहते हैं, पॉलीगन जो है क्लोज हो जाए। जैसे मान ले एक वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर इस तरह है, इसको जोड़ना है a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, इनको जोड़ना है। पैरेलल शिफ्टिंग करोगे भैया, ये θ1 है, इसका थीटा एंगल ये है, आपके पास कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये आपके पास ये शिफ्टिंग पैरेलल सही करोगे, ये यहाँ पे कर रहा हूँ, मान लो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग की है, इस तरह आ गए, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग की है, ये इस तरह आ गई, ये a वेक्टर आ गई, ये b वेक्टर आ गई, थोड़ी बहुत कम हो तो वो कर देना, माफ़ कर देना यार। ये आपके पास क्या आ गई, c वेक्टर आ गई। अब आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट। ये पॉलीगन की साइडें हैं तो आप थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में लोगे, इसी तरह जिस तरह ये क्लोज बन जाएगी, क्या कह रहे हैं, देन रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड क्लोज साइड ऑफ पॉलीगन। ये क्लोज साइड हो गई आपके पास, ये r हो गया, r किसके इक्वल है, r का मतलब a + b वेक्टर + c वेक्टर। ये आपके पास क्या होगा, पॉलीगन लॉ आ गया। क्या आगे, पॉलीगन लॉ है। ये बेसिकली एक्सटेंशन है, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन है हेड टू टेल रूल की, एक्सटेंशन है ट्राइंगल लॉ की। तो अब इससे एक कंसेप्ट हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसको मैं मिटा दूं, हाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, उसको समझते हैं। पहला कंसेप्ट है आपके पास, चलो इसको भी मिटा दें, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसको मदद से दोनों, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव,
कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना। यहाँ पे भी इस तरह करेंगे, देखो कैसे हो सकता है। एक वेक्टर आपके पास ये है, इसके साथ आपने दूसरा वेक्टर ये जोड़ दिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है। तो आप क्या करोगे, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग आपने कौन सा बनाना है, दो वेक्टर है इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करें आप, ताकि पैरेललोग्राम लॉ लगा सकें, लगा लिए, ठीक है। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग की, यहाँ पे आ गया आपके पास, ये आपके पास बी वेक्टर बन गया। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये आपके पास ए है तो ये भी ए है, ये भी पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये आपके पास बी है तो ये भी बी है। अब डायगोनल बनाओगे इसी तरह, डायगोनल ये है, ठीक है, ये आपके पास डायगोनल यानी कि रिजल्टेंट है, ये किसके बराबर होगा, डायगोनल दो तरीकों से बराबर होगा। अब देखें, अब आप यहाँ से देखें, ए प्लस बी करोगे तो आपके पास ये आर आने वाला है कि नहीं है, रिजल्टेंट आने वाला है। रिजल्टेंट कब आएगा, इसको भूल जाए, ये नीचे वाले ट्रायंगल को देखें, जब ए प्लस बी करोगे नीचे वाले ट्रायंगल में आपके पास क्या होगा, ए प्लस बी आर के बराबर आएगा कि नहीं। इस बात को मैं नीचे भी लिख देता हूँ, आर किसके बराबर है, ए प्लस ए और बी वेक्टर के। यहाँ पे देखें, इस नीचे वाले को भूल जाएं आप, नीचे वाले को भूल के ऊपर वाले देखें, बी प्लस ए किसके बराबर है, वही आर के, आर कॉमन है दोनों में, यानी कि यहाँ पे आर किसके बराबर है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। तो यहाँ पे आर लिख सकते हैं किसके, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर। ये बात भी आप जान गए होंगे। तो आपके पास अब ये दोनों ए प्लस बी के इक्वल है, आर बी प्लस ए के इक्वल है, तो आपके पास ये कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। ये बात समझ आ गई है, समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। अब इसको कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब दूसरी बात समझते हैं, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव भी है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव भी है, ये बात भी यहाँ लिखते हैं भैया, ठीक है। वो क्या है, देखिए आपके पास उसी तरह ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर था, इस तरह कुछ, ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब समझ के ये बी है, ये सी है, आप एक रिजल्टेंट ड्रा करोगे, ये रिजल्टेंट है आपके पास, तो रिजल्टेंट किसके बराबर है वो हम देखते हैं। अब आप पहली चीज़ क्या करेंगे, पहली चीज़ आपकी ये होगी, आपके पास पहले ए प्लस बी करो, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी करो, ये रिजल्टेंट है, आप मानते हैं इसको, इस बात को, तो ए प्लस बी करो, ये यानी कि ये आपके पास ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ये लाइन होगी, ए प्लस बी करोगे ये लाइन, पहले ए प्लस बी करोगे, फिर से देखो ए प्लस बी अब करोगे तो आप ये और ये ऐड हो गए, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके साथ सी ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, नहीं समझेगा, ए प्लस बी करोगे तो ये रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का, फिर सी को भी रिजल्टेंट लोगे तो ये आएगा ओवरऑल। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले ऐड करो, फिर प्लस सी वेक्टर करो, तो आपके पास ये रिजल्टेंट आने वाला है। ए प्लस बी करोगे ये रिजल्टेंट, फिर सी भी करोगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। दूसरी तरह वो क्या है आपके पास, बी प्लस सी करो, क्या करो, बी प्लस सी करो, यानी कि ये आपके पास बी प्लस सी है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, ये बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली ये वाली लाइन है। तो बी प्लस सी करोगे, फिर ए को ऐड करोगे, क्या कह रहा हूँ मैं, बी प्लस सी करोगे, बी प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करोगे, फिर प्लस ए वेक्टर करोगे, तो आपके पास ये भी रिजल्टेंट आने वाला है। इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, फिर ये ऐड करो, तब भी क्या आने वाला है, ये वाला, इन दोनों को ऐड करो फिर ये ऐड करो, तब भी रिजल्टेंट आने वाला है। तो एक दफ़ा रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, फिर से बोलो, ए प्लस बी वेक्टर पहले ऐड की, फिर सी को ऐड की। दूसरी तरफ किस तरफ के इक्वल आया, पहले बी प्लस सी वेक्टर की, फिर ए वेक्टर को जोड़ा, तो तब ये रिजल्ट आएगा। दोनों का यही रिजल्टेंट आ रहा है, यही दोनों के साथ आ रहा है, जिसको भी पहले जोड़ें, ठीक है। इन दोनों में से इन दोनों को लेना, इन दोनों को, यही रिजल्टेंट आ रहा है। इसका मतलब हुआ आपके पास ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट पहले करो, फिर सी करो, ये वेक्टर इक्वल आएगा आपके पास ए बाद में करो, पहले बी प्लस सी करो, तो इनसे रिजल्टेंट सेम आने वाला है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, तो इसलिए हम कहते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है, तो इसके बाद हम नए लेक्चर में मिलेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, अच्छी तरह हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया। तो आप
प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।